Hello, good morning, students. As you know, we now discussing lesson number 7. Okay, in last lecture, we just go through basic of congruence and related to triangles. अभी जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो वर्कबुक में से सेक्शन बी है 2 मार्क्स के सम। ओके, बाद में हम एमसीक्यू करेंगे। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में कोई सम नहीं है। ओके, सारे प्रूव्ड है और पूरा का पूरा एक्सरसाइज और सारे एग्जाम्पल्स रिमूव किया है। तो अभी हमें आगे की स्टडी के लिए जो काम का है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये हम शॉर्ट सम कर रहे हैं। ओके, आपको पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं इसका सम 180 होता है। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी तीनों का रेशियो दिया गया है। आपको एंगल फाइंड करना है। रेशियो मतलब आपको पता है रिलेशंस कि ए बी और सी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है वो दिया गया है। तो आपको एक्चुअली एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना ट्राइंगल के, एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट कि तीनों एंगल का सम 180 होगा ट्राइंगल के। तो इसका यूज़ करना है, लेकिन पहले आप सपोज करना पड़ेगा कि एंगल मेजर एंगल ए कितना है, तो 2x, मतलब पीछे कोई x लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 इसका मेजरमेंट नहीं है, वो रिलेशन है। एंगल बी 5x एंड एंगल सी 2x, मैंने सभी के पीछे x लगा दिया। ओके, तो देखो तीनों का सम 180 किया है, वैल्यू रख दी है 2x 5x 2x, और कुल मिला के हमें मिला है 9x। तो 9x इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180/9, तो हमें 20 मिला है। ओके, मान लो ना x मिल गया मतलब सारे एंगल मिल गया। देखो ये 2 × 20 कहाँ से 2x था ना, हमने सपोज किया था 2x, लेकिन x की जगह मैंने ब्रैकेट में 20 वैल्यू रख दी। ऐसे 5x तो 5 20 × 100 एंड अगेन 2x तो 22 × 40। ओके, सो तीनों एंगल हमें ऐसे मिल गया। और आपको पता है तो हमने बिल्कुल ऐसा ही सम क्वाड्रिलेटरल में किया था, वहाँ 4 का रेशियो दिया था और 4 के सारे सम कितना होता था 360। क्वाड्रिलेटरल में 360 होते हैं, ट्राइंगल में होते हैं 180। ओके, सो वेरी बेसिक एंड सिंपल सम। नाउ लुक एट नंबर 2। In triangle PQR, Q equal to R given, PQ equal to 6, QR equal to 9, and find the perimeter of triangle PQR. ओके, एक मिनट हो स्टूडेंट, मैं थोड़ा स्क्रीन टाइम बढ़ा दूँ। ओके, तो आप देख सकते हो PQ 6 दिया है, QR 9 दिया है, आपको पेरीमीटर चाहिए। ओके, तो पहले थोड़ी फिगर रीड करो। और आपको ये भी पता है कि ट्राइंगल के जो कोई दो एंगल इक्वल होते हैं ना, तो सामने वाली साइड भी इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ देखो एंगल Q इक्वल टू एंगल R दिया, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कि Q के सामने कौन सी साइड होती है PR, R के सामने कौन सी साइड होती है PQ। आप फिगर पर से देखो या तो डायरेक्ट भी आपको पता हो जाता है Q के सामने PR ही होता है और R के सामने PQ होता है, बाकी दो लेटर। तो इसने ये दोनों में से एक दिया है PQ, तो इनडायरेक्टली हमें दोनों दिया गया है तो हमने दोनों लिख दिया। देखो PR6 एंड PQ6। एक्चुअली इसने PQ6 ही दिया, PR6 कहीं पर क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमने वो इंटरप्रेट किया क्योंकि दो एंगल इक्वल तो सामने वाली दो साइड इक्वल। ये यहाँ का मेन एक कॉन्सेप्ट है। अभी तीसरी साइड तो ऑलरेडी 9 दी ही गई है, बस तो तीनों साइड हमारे पास है। तो ये भी अगेन वेरी सिंपल, just due to two angles equal you have to understand the two opposite sides also equal। एक्चुअली दो साइड है लेकिन बेसिकली आप देखो ना तो तीनों साइड है, और तीनों साइड है और पैरामीटर फाइंड करना है तो आपको पता है क्या करना चाहिए, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखो मैंने पैरामीटर फाइंड किया है PQ + QR + PR, सारी वैल्यू रख दी तो मुझे मिला 21 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टार्टिंग पार्ट इज इंपॉर्टेंट हियर कि मिसिंग साइड भी हम 6 कैसे लाए। ओके, एंड इट इज़ वेरी सिंपल, दो एंगल इक्वल तो दो साइड भी इक्वल, एक साइड दी गई तो मान लो दूसरी साइड भी दी गई। हाँ, नेक्स्ट देखो वहाँ एक थोड़ी ठीक से फिगर भी बना दो। यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि ए बी इक्वल टू AC है, दो साइड इक्वल है, और CAD इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो थोड़ा देखो मैंने फिगर बनाई है, CAD एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है आप देख सकते हो। एक्सटीरियर एंगल मतलब पता है ना, जो एंगल के साथ लीनियर पेयर बना रहा है वो। तो CAD देखो वहाँ मैंने बताया है 70।
आपको सारे एंगल फाइंड करने हैं। लेकिन यहाँ भी देखो दो साइड, ऊपर देखो दो एंगल इक्वल थे तो हमने दो साइड इक्वल बताई थी, यहाँ दो साइड इक्वल है तो हम क्या बता सकते हैं, दो एंगल। तो देखो ए बी इक्वल टू ए सी से हमने स्टार्ट किया, तो ए बी के सामने एंगल कौन सा होता है, सी। ए सी के सामने कौन सा होता है, बी। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी बन गया। तो इतना तो अभी पता हो गया। अभी आगे देखते हैं। पहले तो देखो यहाँ जो 70 है ना, 70 के साथ लीनियर पेयर बन रही एक ही, जो ये एंगल ए है वो 70 के साथ लीनियर पेयर बना रहा है। क्यों बना रहा है वो आप समझ सकते हो। ओके, स्ट्रेट लाइन पर है तो वो सीधा मिल जाएगा। तो पहले हमने ये फाइंड करने की ट्राई की। देखो एंगल सी ए डी, पूरा नाम लिखा ना, सी ए डी मतलब एक्सटीरियर है, सी एफ डी मतलब इंटीरियर। ओके, तो दोनों का सम 180 बताया, रीजन भी लिखा है लीनियर पेयर होने से। ओके, सप्लीमेंट्री बने हैं बस। तो सी ए डी की वैल्यू 70 रखी और 70 को माइनस किया तो मिला हमें 110। तो एक एंगल तो मिल गया, सी ए डी बी मतलब ए। अब ट्राइंगल का नेम सिंगल लेटर से डिनोट करो तो भी नो प्रॉब्लम। तो हमें एंगल ए मिला है। अभी बाकी दो एंगल हमें नहीं है, लेकिन बाकी दो एंगल इक्वल है। अगर बाकी दो एंगल इक्वल है तो हमें दोनों की जगह एक्स एक्स सपोज करते हैं। खास याद रखना, कहीं पर दो क्वांटिटी इक्वल है ना तो दोनों की जगह एक्स एक्स रख देना, सेम कोई सिंबल। तो देखो मैंने ये तो 110 ऊपर से लाया हूँ, कहाँ से लाया हूँ, लीनियर पेयर से। बी एंड से नहीं है, वहाँ दोनों की जगह एक्स रखा है। क्यों दोनों की जगह सेम सिंबल रखा है, क्योंकि दोनों इक्वल है। ब्रैकेट में देखो लेट बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स। ओके, तो हमने सपोज किया, बस वो इक्वेशन सॉल्व करो। 2x प्लस 110 इक्वल टू 180। तो 110 है वो माइनस हुआ तो 70 रहा, और 2 सामने भेजा तो डिवीजन में हुआ तो 70 डिवाइड बाई 2 35 मिला। तो x मिल गया। बस x मिल गया मतलब आपको b और c भी मिल गया। इसने तीनों एंगल मांगे हैं ना, तो ये तो पहले मिला था। ये तो मैं पहले देखो सी ए बी 100 लाई है, अभी बी एंड सी भी मिल गया 35 35। क्यों, दोनों एक से। अंडरस्टूड। तो यहाँ थोड़ी बात नहीं थी, वो थोड़ा एक स्टेप की मल्टी स्टेज सम हो गया। तो आप ये से याद रखना, एक्सटीरियर एंगल है तो पहले इंटीरियर एंगल मिलेगा, और कोई दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगी। दो एंगल इक्वल होगा तो आप दोनों की जगह एक्स एक्स रख के फाइंड कर सकते हो। ओके, क्योंकि एक इक्वेशन से हम एक ही वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। अगर बी एक्स है और सी इक्वल नहीं होता और वाई रखा होता तो नहीं मिलता। ओके, सो दिस इज द सेकेंड सम, अंडरस्टैंड प्रॉपरली। नाउ नंबर 4। यहाँ देखो ये लोगों ने ये थोड़ा कॉन्ग्रुएंस बेस है, वो आप थोड़ा समझने की ट्राई करो। अगर ऐसा सम अभी आप समझोगे तो 10th में बहुत यूजफुल है। जैसे यहाँ कॉन्ग्रुएंस की सारी मेथड होती है ना, ऐसे वहाँ सिमिलर प्रूव करने की मेथड होती है। और ये सारी बात आप स्टैंडर्ड 7th में भी स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ देखो ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड है, इसमें क्या क्या इक्वल दिया है। तो ए बी सी की ए बी और एक्स वाई जेड की एक्स वाई साइड इक्वल दी गई। ऐसे दूसरी एक पेयर भी दी गई है, बी सी इक्वल टू वाई जेड, और एक एक एंगल भी दिया गया। मतलब आप समझ सकते हो दो साइड है और एक एंगल है। और आगे कर रहे कि ए प्लस बी 105 है तो जेड कितना होगा। ओके, वो बात की है। पहले तो देखो इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कोई तीनों इक्वालिटी दी है, दो साइड और एक एंगल, या तो दो एंगल एक साइड या तो तीनों साइड। तो हम दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, इक्वल, टोटली इक्वल। ओके, तो इसके लिए हमें क्राइटेरिया, मैंने बात की थी आपको अगले जो लेक्चर था इसमें मैंने स्टार में सारा दिया था, वो आपको फेयरबुक में लिखना था, लिखा दिया। इसमें मैंने क्राइटेरिया दिया था। क्राइटेरिया क्या क्या था एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूँ। इसमें हमारे पास क्राइटेरिया था एक एस एस एस, एस एस, ए एस ए एस एंड आर एच एस, इतने सारे क्राइटेरिया थे हमारे पास 5। तो इसके कोई भी मान लो कि तीनों, एक कोई ट्राइंगल की तीनों साइड, बाकी ट्राइंगल के तीनों कोई साइड से इक्वल है तो भी हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। दो साइड इक्वल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो भी, दो एंगल इक्वल है और इंक्लूडेड साइड इक्वल है तो भी, दो एंगल और इंक्लूडेड नहीं मतलब बाहर वाली कोई साइड इक्वल है तो भी, या तो राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेन्यूस इक्वल है, कोई एक साइड इक्वल है तो भी। तो हम ऐसे ऐसे 5 तरीके हैं जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ऐसे एस बन रहा, क्यों ऐसे एस बन रहा, देखो दो साइड तो है और एंगल इंक्लूडेड क्यों है, क्योंकि दोनों में देखो ए बी और बी सी दोनों में बी रिपीट हो रहा है।
इसका मतलब बी इंक्लूडेड, मतलब इन बिटवीन दोनों साइड। ऐसे ही राइट साइड में देखो एक्स वाई वाई जेड, तो वहाँ वाई रिपीट हो रहा है, तो इंक्लूडिंग एंगल भी दिया है। तो ऐसे ऐसे हमने प्रूव किया। लेकिन एक बार ठीक से देखो, ये जो पूरा यहाँ मेरे लिखने का तरीका है ना, वो भी थोड़ा समझ लो। आई हैव रिटन हियर दिस मच। ये प्रूव करने का तरीका है दो ट्रायंगल। पहले देखो, ऊपर मैंने दोनों ट्रायंगल का नेम लिखा है, कोई रिलेट नहीं किया है, बीच में एंड है। एंड है मतलब कोई रिलेट नहीं किया, कौन से दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। बाद में मैंने तीनों जो पार्ट थे इक्वल, वो पार्ट लिखा। पार्ट में एंगल भी हो सकते हैं, साइड भी हो सकते हैं, तीनों लिख दिया। बाद में मैंने ये कंक्लूजन निकाला है, ये लास्ट लाइन है वो कंक्लूजन है। पहले ऊपर हेडिंग था, तीन पार्ट कंपेयर किया है, कंक्लूजन किया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बीच में जो साइन है ना, वो कॉन्ग्रुएंट की साइन है, यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है। ओके, मैंने ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड क्यों लिखा, वो भी समझ लो, क्योंकि इसमें सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट। एक्स वाई जेड ही क्यों, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई क्यों नहीं। तो ऊपर देखो आप, पहले तो बी इक्वल टू वाई है, तो मैंने देखो ट्राइंगल ए बी से, आपको कोई भी दो ट्राइंगल को रिलेट करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो पहले को कैसे भी लिखो, मतलब मोस्टली हम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली। तो ए बी सी को तो अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। एक्स वाई जेड यहाँ कोइंसिडेंटली अल्फ़ाबेटिकली आ गया, वरना ऐसा नहीं है। तो आपको यहाँ रिलेट कर कर के आगे बढ़ना है। तो देखो ये आपको ये पेयर समझ में आती है, बी इक्वल टू वाई, तो बी यहाँ सेकंड प्लेस पर है, तो वाई हमें सेकंड प्लेस पर रखना पड़ेगा। ओके, कैसे भी नहीं, क्योंकि पेयर के हिसाब से हमें अरेंजमेंट करके नेम लिखना होता है यहाँ पर। और अभी देखो, अभी साइड देखो, क्योंकि साइड हम सीधी नहीं देख सकते, पहले एंगल ही देखना पड़ता है, वरना साइड में तो हम ए बी बी ए एक्स वाई वाई एक्स ऐसे कैसे भी लिखता है, तो इसमें हम रिलेट नहीं कर सकते। अभी हमें बी इक्वल टू वाई तो रिलेट हो गया, तो मैं पहली पेयर देखता हूँ। देखो बी इक्वल टू वाई होता तो ए इक्वल टू एक्स होता। देखो, तो मैंने ये फर्स्ट पोजीशन पर है, तो फर्स्ट पोजीशन पर एक्स लगा। अभी दूसरी ये सेकंड लाइन देखो, बी सी इक्वल टू वाई जेड, तो हमने पहले b इक्वल टू वाई तो रिलेट कर दिया था, तो c इक्वल टू जेड, तो ऐसे ए बी सी के साथ एक्स वाई जेड मिला। तो ये सीक्वेंस आपको लिस्ट पर से डिसाइड करना है, अल्फ़ाबेटिकली सीधा लिख देना ऐसा नहीं है, वो अल्फ़ाबेटिकली होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, और ये गलत है तो आगे का आपका पूरा वर्क गलत होगा, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, वो गलत होगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ सारी बात समझ लो, कैसे दो ट्रायंगल को इक्वल किया, कैसे लिखना है, इसकी साइन कौन सी है, ब्रैकेट में रीजन देना है, वो सारा इसका तरीका है। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर 10th में आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर मतलब क्या, सिमिलर में शेप इक्वल होता है, साइज नहीं। यहाँ शेप एंड साइज दोनों इक्वल होता है, हम जो स्टडी कर रहे हैं ना कॉन्ग्रुएंट की इसमें। हाँ, अभी देखो इसने ऊपर a प्लस बी 105 दिया है, तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी 180। अभी हम थोड़ी देर पहले एंगल सम प्रॉपर्टी बात की थी ना, कि एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो देखो a प्लस बी 180 रख दिया, तो एंगल सी हमें वहाँ से मिल गया। ओके, तो एंगल सी मिला 75, लेकिन इसको चाहिए एंगल z, तो एंगल z कहाँ से लाएगी, तो इसलिए तो हमने वो प्रूव किया है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। ओके, तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो C है वो ही Z बना। देखो दोनों में, यहाँ देखो आपने जो मैंने फिर से वही लिखा है, ये जो बात कॉन्ग्रुएंस वाली थी वो फिर से भी लिखी है, ट्राइंगल ABC और XYZ। तो इसमें C इक्वल टू Z मिला, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसमें देखो C इक्वल टू Z है, दोनों तीसरे पोजीशन पर है ना, तो एंगल से इक्वल टू एंगल Z होगा, और हमारे पास एंगल से तो पहले मिला हुआ है, तो Z भी मिल गया, समझ लो। ओके, तो यहाँ डायरेक्टली हमें नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे इनडायरेक्टली जो मांगा गया है वो मिल गया। अंडरस्टूड। तो ये 4 सम और एक शायद है, आगे देखते हैं। हाँ, नंबर 5। यहाँ देखो इसने दो रिलेशन दिया है, a माइनस बी 60, b माइनस सी 30, देन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ देखो a माइनस बी दिया है 60, b माइनस डी दिया है 30, देन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। दो रिलेशन है, आपको कोई एक एंगल सपोज करना है, तो दोनों में देखो b रिपीट हो रहा है,
क्योंकि पूरे एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, दूसरा या तीसरा वेरिएबल आए तो हम नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि एक इक्वेशन में से एक अननोन मिलता है। तो a माइनस बी 60, b माइनस बी सी 30, दोनों में b रिपीट हो रहा है, तो मैंने b सपोज किया। देखो सेकंड लाइन देखो, लेट b इक्वल टू एक्स, तो जहाँ b है वहाँ पर x रख दिया दोनों इक्वेशन में, तो तुरंत मुझे ये मिल गया। देखो एंगल ए कितना मिला 60 प्लस एक्स, एंगल सी कितना मिला x माइनस 30। अंडरस्टूड। तो तीनों एंगल हमारे पास अभी हो गया है, एक पहले से सिंपली सपोज किया। तो देखो बी एक्स, ए 60 प्लस एक्स और सी एक्स माइनस 30। कैसे किया शिफ्टिंग वो थोड़ा देखा, सी माइनस था तो राइट साइड में मैंने लिया पर्पसली प्लस करने के लिए, तो 30 यहाँ आए। तो तीनों हमें एक्स के फॉर्म में मिल गया। देखो तो सेम वेरिएबल में तीनों एंगल का मेजरमेंट सपोज हो गया, तो अभी हम फाइंड कर सकते हैं। तो फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो इसमें a की वैल्यू रखी जो ऊपर मैंने सपोज की है कि नहीं, वो b की तो हमने पहले से एक सपोज की थी, c की भी हमने सपोज किया है, थोड़ा इसका जो रिलेशन है इसका यूज़ करके। बस इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट को सिंपली मैंने ओपन किया तो 60 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 180, तो टोटल 3x प्लस 30 हुआ। देखो x 3 टाइम्स आया ना, 60 माइनस 30 30, तो बस ये इक्वेशन को सॉल्व करो। तो 30 माइनस हुआ 150, डिवाइड बाई 3 हुआ 50, तो x मिल गया। x मिल गया, मान लो तीनों एंगल मिल गया आपको। तो देखो एंगल ए एक्चुअली 60 प्लस एक्स था, x को मैंने रिप्लेस किया 50 से 110, b खुद x ही था मतलब 50। एंगल सी x माइनस 30 था, लेकिन x 50 मिला हमें, तो 50 माइनस 30 20। ओके, तो ऐसे हमें तीनों एंगल मिला है। यहाँ थोड़ी बात नहीं थी, पहला सम जैसा नहीं था कि सिंपली तीनों का रेशियो दिया गया, यहाँ तीनों को रिलेट किया है, लेकिन थोड़ा रिलेट करने का जो तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अब थोड़ा ऐसे याद रखो यहाँ पर। ओके, दोनों में रिपीट हो रहा है ना कोई एक एंगल, वो आप सपोज करो, तो ऑटोमेटिक बाकी के दो सपोज हो जाएगा। तो तीनों सपोजिशन हमें एक्स के फॉर्म में मिल गई। बस अगर तीनों सपोजिशन एक्स के फॉर्म में मिल गया तो एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल मिलता है आसानी से, बस बाद में तीनों मिल जाएगा जैसे एक्स मिलेगा। तो 5 स्टार्टिंग थोड़ा नया है, लेकिन बाद में सेम बात है। अभी यहाँ फिर से 6 नंबर देखो, यहाँ भी कुछ कंपैरिजन है। देखो दो ट्राइंगल में एक एक एंगल इक्वल है, फिर से एक एक एंगल इक्वल है, साइड भी इक्वल है, तो ऑब्वियसली यहाँ ए से बनेगा। देखो बी और सी, आप एंगल ट्राइंगल की फिगर ड्रॉ करके भी देख सकते हो, या फिगर ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। देखो एंगल बी एंगल सी और साइड भी सी है। देखो पहली पेयर है यहाँ एंगल बी एंगल पी, बाद में एंगल सी एंगल क्यू, और बाद में दिया बी सी इक्वल टू पी क्यू। तो दो एंगल तो है, और साइड है वो इन बिटवीन आ रहे हैं। देखो बी और सी के बीच में बी सी, बी और क्यू के बीच में पी क्यू, तो इंक्लूडेड साइड है, इसको बोलते हैं ए एस ए। ये ऐसा ही एक क्राइटेरिया ए एस भी होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले तो हमने वो बात नहीं की, लेकिन वो लोगों ने ए और बी दे रखा है, तो हमने एंगल सी फाइंड कर लिया। देखो कभी भी आपको कोई भी ट्राइंगल में दो एंगल दे रखा है, तो तीसरा एंगल फाइंड कर लो, जरूरत है या नहीं है, लेकिन फाइंड कर लो। जो आपको मिलता है वो पहले फाइंड करो, मांगा है या नहीं मांगा गया वो बाद में। ओके, सो हियर ए एंड बी गिवन, सो आई फर्स्ट गिवन प्रायोरिटी टू फाइंड थर्ड एंगल सी। तो एंगल सी मैंने कैसे फाइंड किया, मैंने डायरेक्ट बाकी दोनों को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप सिंपली समझ सकते हो, इसे आप भी लिख सकते हो। तो देखो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस इन ब्रैकेट 50 प्लस 75, मतलब जो दोनों दिया गया ए एंड बी, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल सी मिल गया। ओके, सो मुझे मिला 55, लेकिन इसको क्या चाहिए, एंगल आर। तो इसको ए बी सी का तो एंगल चाहिए नहीं, पी क्यू आर का एंगल चाहिए। ऑब्वियसली आपको दोनों ट्राइंगल को रिलेट करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो आपको पता होगा कि एंगल आर किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल आर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ए, कॉरस्पॉन्डिंग टू बी, या कॉरस्पॉन्डिंग टू सी, मतलब किसके साथ पेयर बना रहा है वो अभी तो हमें पता नहीं है। तो इसके लिए वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड। तो हमें अगले वाले एक सम में किया था ना ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ ए ऐसे ऐसे हो रहा है। तो देखो फिर से मैंने ये सारी प्रोसेस आपके सामने रखी है, मैं अगेन आपको ये कर दूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी आप समझ सकते हो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस है। 4 लाइन में
सॉरी 5 लाइन में होती है। ऊपर दोनों ट्राइंगल का लिस्ट आप देख सकते हो, बीच में तीनों पार्ट इक्वल, इसने जो दिया वो मतलब गिवन में। बाद में मैंने कंक्लूड किया ना, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आगे भी समझाया था। पहला ट्राइंगल का नेम था, अल्फ़ाबेटिकली लिख दो। दूसरे में देखो यहाँ पी क्यू आर नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि इसने देखो पहली पेयर में क्या दिया है, बी इक्वल टू पी, तो दूसरे पोजीशन पर मैंने पहले यहाँ पी रखा है, और सी इक्वल टू क्यू, तो सी यहाँ थर्ड पोजीशन पर है तो मैंने थर्ड पोजीशन पर क्यू रखा। ओके, बस वो बाकी आर तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्लेस खाली थी वहाँ आ गया। ओके, तो इसकी जाने की जरूरत है। फिर भी आप थर्ड पेयर देखो साइड वाली, तो इसमें बी इक्वल टू पी तो हमें मिल गया था, तो सी इक्वल टू, और सॉरी यहाँ से नहीं मिलेगा, वो तीसरा ऑटोमेटिक ही मिलेगा आपको, क्योंकि एक प्लस खाली रहेगी नहीं, तो आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ए ही होगा, क्योंकि एक ही बाकी रहा पेयर। अंडरस्टूड? तो हमें ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू मिला, पी क्यू आर नहीं, क्योंकि यहाँ 6 ऐसे कॉरस्पॉन्डेंस पॉसिबल है, कोई एक कॉन्ग्रुएंस होता है। बस जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी तो सिपिसिटी का यूज करो। सिपिसिटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जो रिक्वायर्ड पार्ट है इसको कंपेयर करो, इसमें से एक होगा तो दूसरा आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो हमें चाहिए आर, तो आर किसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, किसके साथ पेयर बना रहा है, तो देखो ए के साथ, और ऊपर देखो A50 क्वेश्चन में दिया गया है, सॉरी ए इज 50 नॉट 80। ओके, मैंने एक गलती की ना, ए इज 50, तो यहाँ ये जो 80 दिया गया वहाँ 50 लिखना। सो ए इज 50, आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर 50 है, तो ऑब्वियसली आर भी कितना होगा 50। अंडरस्टूड? 80 तो कहीं पर है ही नहीं, शायद जल्दी में मुझे दिखा होगा 80, तो मैंने 80 लिख दिया, लेकिन एक्चुअली ए इज 50, सो आर ऑल्सो 50। लेकिन क्यों ए इक्वल टू आर हुआ, इसके लिए हमें लंबी सी प्रोसेस करनी पड़ी है सारी, देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। और ऊपर की दो लाइन काम की नहीं है, क्योंकि एक चीज जो एंगल आर पूछा था ना वो कॉरस्पॉन्डिंग टू ए निकला, तो एक्चुअली कॉरस्पॉन्डिंग टू सी नहीं था, मतलब एंगल से फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो एंगल दिया तो तीसरा फाइंड करके ही रखना। अंडरस्टूड? तो ये 6 ठीक से आपके पास वर्कबुक है तो वर्कबुक में लिखो, वरना फेयरबुक में क्वेश्चन के साथ लिखो। ओके, और सारा समझने की ट्राई करो, ये दो प्रूव करने वाली बात थी वो भी, और इन शॉर्ट लास्ट 3 सम थोड़ा ज़्यादा समझने की ट्राई करो। शायद आपको थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी करो। ओके, तो ये तीनों, सॉरी ऑल 6 सम यू हैव टू राइट इन फेयरबुक एंड सेंड मी फोटो। फेयरबुक या तो वर्कबुक, वो आपके पर डिपेंडेंट है, वर्कबुक है तो वर्कबुक में, वरना फेयरबुक में। लेकिन फेयरबुक में लिखो तो कोई तो क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप दोनों में से कहीं पर भी लिखो, फोटोग्राफ मुझे आज शाम 9 बजे तक आपको भेजना है। ओके, थैंक यू। और इसके बाद हम थ्योरम करने वाले हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद 6, 7, 8, 9 सारे 4 लेसन में से जो भी 5 जितने थ्योरम है वो हम करेंगे, जो 4 मार्क्स में आता है। और बहुत क्या आप एक बार प्रिपेयर कर लो तो आपको मार्क्स एनकैश हो जाता है, मतलब मिल ही जाता है, क्योंकि इसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं होता, बैठे बैठे ऐसा ही पूछना पड़ेगा मुझे। ओके, बस आज हम यहाँ रखते हैं, और कल आप थोड़ा मतलब अगले लेक्चर में थोड़ा ऑब्जेक्टिव हम करने वाले हैं, अगर आपको एडवांस में थोड़ा देखना है तो भी देख सकते हो। थैंक यू।